welcome back to my YouTube channel. So in the last video we were studying the chapter number 7, control and coordination. हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी ऐसे एक्शंस होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्व्स दैट इज़ न्यूरॉन्स इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका बहुत ही बेसिक यूनिट होती है हमारी नर्वस सिस्टम में. सो अब हम ऐसे ही प्लांट्स के अंदर देखेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में क्या होता है. बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. एनिमल्स में तो हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता था कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग के लिए. वहीं प्लांट्स में अगर देखें तो यहाँ पर ना ही नर्वस सिस्टम होता है, ना ही कोई मसल होती है जो कि एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सके. सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक प्लांट टच मी नॉट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छुई मुई या फिर सेंसिटिव. ये बिलोंग करता है मिमोसा फैमिली से, और इसको जब हम टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती है वो फोल्ड हो जाती है और थोड़ी सी झुक जाती हैं इसको टच करने के लिए. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है ऐसा कि इसको हम टच करते ही इतना ही क्या सेंस किया इसने और कैसे सेंस किया. पहली बात तो ये आती है कि इसने रिस्पॉन्स कैसे किया, कि हमने जैसे इसको टच किया इसकी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो गई, बाकी प्लांट्स की तो होती नहीं है. और दूसरे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जब एक सीड को जर्मिनेट करते हैं तो रूट ही क्यों हमेशा नीचे की तरफ जाती है और स्टेम ही क्यों ऊपर की तरफ आता है. तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे अब. तो अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से मूवमेंट होते हैं. कहाँ पर? प्लांट्स के अंदर दो तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं. एक तो जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरा जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, तो एक तो होता है डायरेक्शनल मूवमेंट. ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट कब? जब सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, वो होता है ग्रोथ के थ्रू. क्यों? ग्रोथ की वजह से उसका एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है अभी कि ग्रोथ पे. अगर ग्रोथ होगी तभी उसका ऐसा मूवमेंट होगा. और दूसरे कौन से मूवमेंट होते हैं जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते. अब टॉपिक आता है हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस. जो एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं वो क्यों होता है, क्या चीज़ है ऐसा, क्या वर्किंग है इसके पीछे. तो हमने अभी देखा था कि सेंसिटिव प्लांट होता है, मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, टच मी नॉट जिसको बोलते हैं और हिंदी में छुई में. तो सिंस नो ग्रोथ इज़ इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट. तो प्लांट जो है वो लीव्स को कैसे हिलाता है, जैसे हम लोग टच करते हैं उसको वो सिकुड़ जाता है. अब यहाँ पे नर्वस सिस्टम भी नहीं है, ना ही कोई मसल टिश्यूज़ हैं. सो अगर हम देखें, सोचें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो भी कैसे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स यूज़ करते हैं, ताकि जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल तक कन्वे हो सके. ये एनिमल सेल्स से कि जैसे बिल्कुल नहीं होते, जैसे कि हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, ऐसी कंडीशन इनके अंदर नहीं प्रेजेंट होती. यहाँ पर ऐसे सेल्स नहीं होते जो कि प्रोटीन से बने होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल सेल होते हैं जो किससे बने होते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से. ऐसे ही प्लांट सेल्स के अंदर कौन से होंगे, प्लांट सेल होंगे ऑब्वियसली, जो कि अपना शेप चेंज करेंगे, किसके लिए, कन्वे करने के लिए इंफॉर्मेशन. अब ये शेप कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो चेंजिंग इन शेप हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की. जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है, ताकि यहाँ पर उसकी वजह से स्वेलिंग और श्रिंकनिंग क्रिएट हो सके और जो प्लांट का है वो शेप चेंज हो सके. अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये तो हमने देखा था रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस में क्या आया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर मैसेज को कन्वे कर रही है. तो हमने देखा यहाँ पर कि मैसेज को कन्वे करने वाले प्लांट सेल्स हैं जिनका शेप चेंज होता है. क्यों?
क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसके परसेंटेज में चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से वो किस लिए रिजल्ट करता है, क्या रिजल्ट करता है? स्वेलिंग अप ऑफ द सेल और श्रिंकिंग ऑफ द सेल, और इस वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होना। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं पी प्लांट, जो कि ऊपर की ओर चढ़ता है जब वो बढ़ता है, किसकी वजह से? टेंड्रिल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वो धीरे धीरे टेंड्रिल्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं टच में। तो ये क्या होते हैं कि अगर उसके पास में कोई भी वॉल है या फिर कुछ भी ऐसा सहारा है जिसके थ्रू वो ऊपर की ओर चल सके, तो वो टेंड्रिल्स उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से उसका एक डायरेक्शनल क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो आगे पढ़ते हम कि अब यहाँ पे कुछ इन्वामेंटल ट्रिगर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट, ग्रेविटी, ये जो इन्वामेंटल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से अगर उनके ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन में चेंज आए किसके? प्लांट के अंदर, तो यहाँ पर क्या होता है? दूसरा अपोजिट मूवमेंट हो जाता है। और दीज आर डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट्स, कैन बी आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। यानी कि टूवर्ड्स द स्टिमुलस, यानी अगर एक प्लांट हमने लिया है, ठीक है, अगर उसका हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखें तो शूट जो है वो बेंड करता है जहाँ पर लाइट हो, जहाँ पर सनलाइट उसको मिल रही हो। वहीं रूट कहाँ पर बेंड होता है? जहाँ पर बियॉन्ड रिस्पॉन्ड, जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे सॉइल के टूवर्ड्स वो बेंड करता है। तो यहाँ पर हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो क्या इसमें इस पैरा में क्या आ रही है? पहला पॉइंट ये कि इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं जैसे कि लाइट और ग्रेविटी, जो कि डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इसकी प्लांट की ग्रोथ को। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जैसे लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट होना, जो कि टूवर्ड्स द बेंडिंग होता है, टूवर्ड्स द लाइट बेंड करते हैं। कौन करते हैं? शूट्स। और वहीं रूट्स क्या होते हैं? अपोजिट टू दैट। ओके, सो प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलस एज वेल। बाकी जो स्टिमुलाई उनको मिलते हैं उनके रिस्पॉन्स में भी वो कुछ इस तरह से ही करते हैं, जैसे कि रूट्स प्लांट के लिए तो वो डाउनवर्ड्स जाती हैं और शूट्स कहाँ जाते हैं? यूजुअली अपवर्ड वे में। ओके, तो दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और वर्ड आता है जियोट्रॉपिज्म। पहला वर्ड हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, दूसरा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, अब तीसरा आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मतलब जो मूवमेंट डाउनवर्ड टू दी अर्थ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दी ग्रेविटी अर्थ उसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ, उसको हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। उस फिनोमेना को हम कहेंगे जियोट्रॉपिज्म। अब इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रिफर्स टू केमिकल, क्या बोला यहाँ पर? हाइड्रो अगर वाटर को रिफर कर रहा है और कीमो केमिकल को रिफर कर रहा है, व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म? अब हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होगा और कीमोट्रॉपिज्म का क्या मतलब होगा? तो एक एग्जांपल लेंगे हम सबसे पहले कीमोट्रॉपिज्म का। तो पॉलन ट्यूब्स की ग्रोथ हम देखते हैं, ठीक है, और ओव्यूल्स के टूवर्ड्स। तो कीमोट्रॉपिज्म, यहाँ पर कीमो यानी कि केमिकल, ठीक है, ट्रॉपिज्म मतलब ये केमिकल रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं जो कि उनको सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ करते हैं। पॉलन ट्यूब है, ओके, अब पॉलन ट्यूब है वो कहाँ पर जाएगी? टूवर्ड्स ओव्यूल्स ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। अबाउट विच वी लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ लेट अस हाउ once again think about how information is communicated in bodies of multicellular organism. So the movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day and night on the other hand is quite slow. Growth related movements of plant will be even slower. अब हम धीरे धीरे अगर इनके फिनोमेना को देखें तो वो बहुत धीरे होता जाता है। जैसे
इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेट हो रही है किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो कुछ हद तक ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। वहीं अगर मूवमेंट देखें हम एक सेंसिटिव प्लांट में जिसको हम टच कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा, वो भी बहुत क्विक होगा। वहीं मूवमेंट देखें अगर एक सनफ्लावर का, जब वो रिस्पॉन्स करता है डे और नाइट, वो बहुत ही स्लो होता है ऑन दी अदर हैंड। तो जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, स्लोअर होते हैं देन कंपैरेटिवली, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं। Okay, so even in animal bodies there are carefully controlled directions of growth. हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ही कंट्रोल्ड डायरेक्शनल ग्रोथ होते हैं, जैसे कि आर्म्स, फिंगर ग्रो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होती है, नॉट हैप्पैज़ार्डली। कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर कुछ हेरिडिटी आ जाती है, कुछ म्यूटेशन, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की। तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है और एक एक्सटेंड तक ग्रोथ होती है कि हाँ ये इतना इसका मेजरमेंट होगा तो ये इतना ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं होगा। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट यहाँ पर भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, या तो स्लो या तो फास्ट। अगर फास्ट रिस्पॉन्स है स्टिमुलाई का तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट बी हैपनिंग वेरी क्विकली। फॉर दिस मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन जो होना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा रैपिड होना चाहिए। तो यहाँ पर अब जब भी रैपिड मूवमेंट करना है हमको, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, तो इस मीन्स से जल्दी से रैपिड कम्युनिकेट हो सकती है इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आती हैं टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। पहली चीज़, दे विल रिएक्ट ओनली फॉर दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। ये केवल उन्हीं सेल को इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगे जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्ट हो रहे हैं, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। सेकेंडली क्या होता है कि वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन अ सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट अ न्यू इम्पल्स। अब जब तक पुरानी जो इम्पल्स क्रिएट हो गई है, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती एक तरह से, तब तक जो दूसरी न्यू इम्पल्स है वो जनरेट या ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कि इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, stimulated cell release a chemical compound. This compound would diffuse all around the original cell. Another cell around have the means to detect this compound using a special molecule of their surface. Then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of nervous connection. So यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम ये नर्वस सिस्टम को, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा था, अगर इसको हम हटा के अगर यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन कम्युनिकेशन करें, तो क्या होगा कि केमिकल कम्युनिकेशन है वो पूरी सेल्स में, जितनी भी सेल्स हैं बॉडी में, वहाँ उन सब तक पहुँचाएगा सेम सिग्नल। और पर यहाँ पर एक लिमिटेशन आ जाती है कि इसका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, उसको कुछ टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स हैं केमिकल कम्युनिकेशन के लिए, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो यूज़ हो रहे हैं, वो कैसे होते हैं कि इनके अंदर बहुत ही डाइवर्स होगा, हर एक का अलग अलग रोल होगा। तो इनको कहाँ पे सिचुएटेड किया है, एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ से जैसे ही इनको रिस्पॉन्स मिले ये तुरंत वहाँ से सिक्रीट आउट हों और एक्ट करे
कैसे सिंपल डिफ्यूज़ हो सके, कहाँ पर, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया पे हमें एक्शन की ज़रूरत है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि व्हेन प्लांट ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन यूज़ हो रहा है, ऑक्सिन। ध्यान रखना कि ग्रोथ ऑफ प्लांट में जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है वहाँ पर किसके वजह से हो रहा है, हॉर्मोन्स की वजह से, कौन से, ऑक्सिन की वजह से, सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, हार्मोन शूट टिप पे। क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करना है इसको लाइट के लिए, तो एक पर्टिकुलर एरिया है, रीजन है जहाँ पर इसकी नीड है, वहीं पे सिचुएटेड होगा। हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, ये क्या करता है कि जो सेल्स होती हैं उनको बढ़ने में मदद करता है। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सिन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड्स ऑफ द शूट। सो अगर एक साइड से अगर लाइट आ रही है तो ऑक्सिन क्या करेगा, जो शेडी साइड्स है शूट के वहाँ पर चला जाएगा, और द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट while is away from light, thus the plant appears in bend towards light। तो इसकी वजह से क्या करता है, जहाँ पर शेड होगा, जहाँ पर छाँव होगी, शूट की तरफ जाएगा, वहाँ कंसंट्रेट होगा और वहाँ को, उस पार्ट को ज़्यादा बड़ा बनाएगा, और जहाँ पर लाइट होगी उसकी तरफ ये बेंड हो जाएगा, झुक जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं प्लांट हार्मोन का, जिसको हम कहते हैं गिबरेलिंस। सो विच इज़ लाइक ऑक्सिन, ये भी किस में, ग्रोथ में हेल्प करता है, पर किसकी, स्टेम की ग्रोथ में। Gibberellin, which is like auxin and helps in the growth of stem. Next is cytokinase. So cytokinase promote cell division, and it is natural then that they are present in the greater concentration in areas of rapid cell division such as fruits and seeds. सो साइटोकाइनेस प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा हो, जैसे कि फ्रूट्स और सीड में। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ, बट plant also needs signals to stop growing. Abscisic acid is one example of hormone which inhibits growth. Its effect include wilting of leaves. अब यहाँ पर इनका एक्सक्रीशन तो स्टार्ट हो गया, रिस्पॉन्स तो स्टार्ट हो गया। अब इसको बंद करने के लिए एक और हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, जो कि इनको इनहिबिट करता है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो अब बात करते हैं हम हार्मोन्स इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर हमने देखे थे अभी कुछ हार्मोन्स, अब हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं। सो इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्विरल रिलायड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाई अ नर्वस सेल, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। अगर हम केवल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ऊपर डिपेंड हो जाएं और केवल इसी के थ्रू अगर हम अपने मैसेजेस कन्वे करना स्टार्ट कर दें, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो बहुत ही लिमिटेड रेंज में हो जाएगी। वहीं अगर इसके अंदर हम केमिकल सिग्नल्स भी जोड़ दें तो इट वुड बी ईजियर फॉर अस टू डू मैनी थिंग्स। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के अंदर देखते हैं, एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन। ओके, ये सीक्रेट कहाँ से होता है, एड्रेनल ग्लैंड से, जो कि लोकेट होता है कहाँ पर, पैनक्रियाज के पास में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो एड्रेनलिन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर उसको हम सीक्रेट, ये ग्लैंड जो है वो सीक्रेट आउट कर देती है, और कहाँ पर ले जाती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और टारगेट करती है स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक टिश्यूज़ को जहाँ पर उसको एक्ट करना है, इंक्लूड द हार्ट, जिसके रिजल्ट से जो हार्ट बीट होती है वो क्या हो जाती है, फास्टर, और जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है वो बढ़ जाती है कहाँ, मसल्स के अंदर। Blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around the small arteries in these organs.
This diverts the blood to our skeletal muscle. The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. तो जब ये सीक्रेट होता है तो कौन कौन से चीज़ें होती हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो यहाँ पर है कि जो ब्लड है वो डाइवर्ट होके कहाँ जाता है, स्केलेटल मसल में. ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज. क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम और रिब मसल्स हो रही है. ऑल दीज रिस्पॉन्सेज टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो एनिमल बॉडी है वो कैसे हो जाती है, तैयार हो जाती है उस सिचुएशन से सामना करने के लिए. सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी. सो दीज आर द हार्मोन्स जो कि क्या करते हैं, कंसिस्ट एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि कौन सा है, सेकेंड वे है किसका, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का हमारे बॉडी के अंदर. जैसे हमने बोला था प्लांट्स के अंदर कि एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है और वो भी कौन सी होती है, कंट्रोल्ड होती है, कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है. ऐसा नहीं कि कैसे भी कहीं से भी ग्रोथ हो जाए. तो वैसे ही यहाँ पर एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होता है. अब हमारी फिंगर्स जो हमारे फेस पे तो है नहीं, तो यहाँ पर भी हार्मोन्स का रोल प्रेजेंट होता है. सो फर्दर अगर हम कुछ एग्जांपल लें इन हार्मोन्स का, ताकि हम अच्छे से ये कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ को समझ लें, तो सबसे पहले होता है आयोडाइज सॉल्ट. देखते हैं हम, एनरिच विद आयोडीन सॉल्ट. सॉल्ट पैकेट्स के अंदर आता है, ये लिखा हुआ होता है उसमें आयोडाइज सॉल्ट एनरिच विद आयोडीन. सो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आयोडाइज्ड सॉल्ट जो है वो हमारी डाइट में क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये नेसेसरी है किस लिए, थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन हो सके. अब थायरोक्सिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन और फैट्स को. ठीक है. और ये क्या, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में, एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ, ये एक्ट करता है. आयोडीन है वो बहुत ही एसेंशियल होता है, किस लिए, थायरोक्सिन को सिंथेसिस करने में. अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाती है हमारी डाइट में, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हमें ग्वाइटर हो जाए. क्या होगा कि वी माइट बी सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर, और वन ऑफ द सिम्टम्स इन द डिजीज़ इज़ अ स्वॉलो इन नेक. और इस ग्वाइटर की जो डिजीज़ है इसका सिम्टम क्या है कि जो नेक होती है वो स्वेलअप हो जाती है. सो समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, बौने ड्राफ्ट्स होते हैं, और एक्सट्रीमली टॉल जाइंट्स. कुछ लोगों को हम देखते हैं बहुत ही बौने होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं. ऐसा क्यों होता है? सो ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, ओके, ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो सीक्रेट करते होते हैं कहाँ से, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से. और इट्स नेम इंडिकेट्स ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. जैसा कि नाम है इसका, ग्रोथ हार्मोन्स, इसको ये क्या रेगुलेट करेंगे, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी बच्चे में, चाइल्डहुड में, तो ये क्या होगा, ड्वार्फिज्म को लीड करेगा, या फिर वो बहुत ही जाए. मतलब डेफिशिएंसी होना, ड्वार्फिज्म को अगर एक्सेस में सिक्रीशन हो रहा है तो इट लीड्स टू जाइंट, मतलब बहुत ही टॉल पर्सन जो हो उसमें ज़्यादा सिक्रीशन होगा. और यहाँ पर हम देखते हैं कि you must have noticed many dramatic change in your appearance as well as of your friends as you approaches 10 to 12 year age. These changes associated with the puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. तो pubertycal changes आते हैं हमारे अंदर, जो कि किसकी वजह से होते हैं, secretion of testosterone जो कि मेल्स में होता है और एस्ट्रोजन इन फीमेल्स. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. कौन लेता है इंसुलिन? जो शुगर के पेशेंट होते हैं, जिनकी शुगर लेवल जो होती है वो हाई होती है, डायबिटिक जो होते हैं. तो यहाँ पर कौन लेता है कि इंसुलिन इनको दिया जाता है. इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो क्या करता है,
प्रोड्यूस होता है ये मेनली तो पैनक्रियाज से, पर अगर वहाँ पे कोई डेफिशिएंसी हो जाती है जिस कारणवश पैनक्रियाज इसको सीक्रेट नहीं कर पा रहे या फिर कोई भी डिसबैलेंसिंग होती है, तो यहाँ पर इंसुलिन को हम आर्टिफिशियली देते हैं एक पर्सन के अंदर, जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसके हेल्प में करता है. So it is not secreted in proper amounts. The sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done. So अगर हम चाहते हैं कि ये एक कंट्रोल्ड और इक्वल अमाउंट में हो, तो एक मैकेनिज्म यहाँ पे होना चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके. So जो टाइमिंग होती है कि कब इसको सीक्रेट करना है और अमाउंट की कितना सीक्रेट करना है, तो ये रिलीज़ होती है कब, जब फीडबैक मैकेनिज़्म रेगुलेट होता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, शुगर लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, तो दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज की सेल्स होंगी, वो उसको डिटेक्ट करेंगी और इन द रिस्पॉन्स वो क्या सीक्रेट आउट करेंगी, इंसुलिन को, जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल को हाई हो रखा है उसको क्या कर देंगी, वो डिजर्ट. तो इसी कारण इंसुलिन क्या करेंगी, सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड. तो यहाँ पर एक कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म. So this was the end of the chapter. We have completed it. So give a thumbs up if you liked it, and do subscribe our channel and hit the bell icon for the latest update. I will be coming with another video, so be tuned with us and have a good day.